एक छोटा सा प्लेन, दो आदमी और एक ऐसा मिशन जो कि ना सिर्फ जानलेवा था बल्कि आज के दिन यह मिशन इम्पॉसिबल सा लगता है। लेस वेगस के होटल का मालिक का एक अजीब सपना कि एक प्लेन को घंटों नहीं, दिनों नहीं बल्कि महीनों जमीन के छुए बिना हवा में रखना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिफ्यूलिंग की प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी कि दोनों पायलट क्या इस मिशन को कंप्लीट कर पाए या फिर इस आसमान में दोनों पायलट प्लेन के साथ ही गायब हो गए। बात है 1956 की। वेरन बेली नाम का एक आदमी लेस वेगस में अपना होटल खोला। यह बहुत बड़ा होटल था, लेकिन यह होटल इतना महंगा नहीं था और यही कारण था कि यहाँ पे गांव के लोग जाना पसंद करते थे। यह होटल सस्ता था तो प्रॉफिट बहुत कम था, जिसकी वजह से वेरन इस होटल के मशहूरी के लिए नए नए आइडिया सोचते रहते थे। एक दिन बॉब टीम नाम का एक अमेरिकन पायलट ने आइडिया दिया, यदि कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा जाए तो यह हसियंडा की अच्छी खासी नाम कर देगा और होटल पर अच्छे अच्छे आदमी आएंगे, जिससे प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा और होटल चर्चा में भी आ जाएगा। बॉब टीम का इशारा एक ऐसे प्लेन को उड़ाना था कि जो बिना जमीन के छुए दिनों नहीं बल्कि महीनों हवा में उड़ता रहे। पर क्या यह हसियंडा को मशहूर करा सकता है? लेकिन समस्या यह थी कि हवाई जहाज कैसे महीनों हवा में उड़ेगा। देखो, यहाँ पर एक बात समझना पड़ेगा। जब सबसे पहले हवाई जहाज बनाया गया तो पहले इसकी टाइमिंग सेकंड में गिना जाता था, लेकिन जैसे जैसे हवाई जहाज एडवांस होते गए वैसे वैसे इनकी टाइमिंग बढ़ते गई। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि हवाई जहाज फ्यूल टैंक पे आके रुक गया। जिसका फ्यूल टैंक ज्यादा होगा वह जहाज उतना ज्यादा उड़ेगा। लेकिन 1923 में इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया गया। यूएसए आर्मी ने एक प्लेन को हवा में ही दूसरे प्लेन से रिफ्यूलिंग करके हल कर दिया। बस उसके बाद एल्टीरेंस फ्लाइट का पहला रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड DH-4B प्लेन हवा में 9 टाइम रिफ्यूलिंग करके 37 घंटे फ्लाई करके रिकॉर्ड तोड़ा था। उसके बाद यह रिकॉर्ड तोड़ने का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। अमेरिका को एल्टीरेंस फ्लाइट का एक तरह का बुखार चढ़ गया था और सिर्फ 1929 में यह रिकॉर्ड 5 बार तोड़ा गया। लेकिन जिस वक्त बॉब टीम यह आइडिया दे रहे थे तब तक इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का सिलसिला लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन बॉब टीम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना चाहते थे जो 1949 में 2 नेवी पायलट ने एरोनिक सिरान नाम का जहाज 46 दिनों तक हवा में रखकर बनाया था। यह आइडिया वेरन को बहुत अच्छा लगा। तब वेरन ने बॉब टीम को बोला कि यह रिकॉर्ड वह खुद पूरा करेगा, क्योंकि बॉब टीम वर्ल्ड वार 2 के एक अच्छा पायलट रह चुके थे। सबसे पहले टीम मैकरन फील्ड एयरपोर्ट गया। टीम सबसे पहले एक सेसना 172 जहाज खरीदा और एक मैकेनिक को भी हायर किया ताकि एंड्योरेंस फ्लाइट के लिए मॉडिफाई किया जा सके। सबसे पहले उसने को पायलट के सीट को हटा दिया, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा हवा में रहना होगा तो साथ में 2 पायलट होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों शिफ्ट में प्लेन उड़ाएंगे। एक पायलट प्लेन को संभालेगा तो दूसरा पायलट सोएगा। उन्होंने पीछे वाला सीट भी हटा दी ताकि कुछ जरूरी सामान रखा जा सके। फिर उन्होंने 95 गैलन का एक बेली टैंक लगाया ताकि एक एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक भी हो। इस फ्लाइट में फ्यूल भरने के लिए एक इलेक्ट्रिक विंच भी ऐड किया गया ताकि इस विंच के सहायता से फ्यूल खींचा जा सके। रिफ्यूलिंग टाइम को कम से कम खतरनाक बनाने के लिए पायलट के दरवाजे के बाहर एक फोल्ड होने वाला छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया गया ताकि उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर बेली टैंक से आसानी से जोड़ा जाए। उन्होंने प्लेन को बहुत ज्यादा मॉडिफाई किया और प्लेन पर बड़े बड़े अक्षर में हैसियंडा लिख दिया। और अब बारी थी फ्लाइट को उड़ाने की, जो कि टीम ने को पायलट को हायर किया था और उन दोनों के आपस में बनती नहीं थी। फ्लाइट के टेस्ट करने के दौरान एक दूसरे से बहस करते रहते थे। पहला टेस्ट फ्लाइट नाकाम हो गया और दूसरा भी नाकाम हो गया और तीसरा फ्लाइट टेस्ट करने के बाद दोनों का एक ऐसा झगड़ा होगा कि टीम ने को पायलट को जॉब से ही निकाल दिया। और यहाँ पे प्रॉब्लम प्लेन के एग्जॉस्ट वाल्व में था, जो कि बार बार गर्म हो जा रहा था। उन्होंने 3 बार मिशन को लॉन्च किया और तीनों बार फेल हो गए। टीम ने दिसंबर तक पूरा प्रॉब्लम को हल किया और 4 दिसंबर 1958 को यह प्लेन चौथी बार उड़ा। और यह प्लेन कितना दिन हवा में उड़ा यह साबित करने के लिए प्लेन के टायर पे एक स्पेशल व्हाइट पेंट किए गए ताकि प्लेन कभी उतरे तो वह व्हाइट पेंट घिस जाए, जिसकी वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह काउंट नहीं हो पाएगा। 12 घंटे के बाद जब पहली बार रिफ्यूलिंग का बात आया तो दोनों पहले से ही एक सीधे रोड पे आए थे, जहाँ पे ट्रक पहले से ही मौजूद था। जैसे ही प्लेन रोड के पास आया वैसे ही ड्राइवर ने अपना फुल स्पीड एक्सीलरेटर को किया, जो कि प्लेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से कम नहीं उड़ सकती थी। और ट्रक का भी पूरा फुल स्पीड था 100 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे ही ट्रक से जहाज 20 फीट तक पास आया वैसे ही पायलट ने पाइप निकालकर नीचे फेंक दी और ट्रक में बैठे वर्कर ने पाइप को ट्रक से लगा दिया, जिससे फ्यूल ऊपर जा सके। अगले 3 मिनट तक प्लेन और ट्रक दोनों साथ साथ चल रहे थे। अगर प्लेन और ट्रक के बीच थोड़ा सा भी स्पीड इधर उधर होता तो बड़ा दुर्घटना हो सकता था, लेकिन बिल्कुल सही से रिफ्यूलिंग हो गया। अगर 50 दिन का रिकॉर्ड तोड़ना होगा तो यही प्रोसेस लगभग 100 बार दोहराना होगा। टीम और कुक कुछ दिन तक
तक लॉस वेगस के ऊपर ही प्लेन उड़ाते रहे ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो लैंडिंग वाला जगह नजदीक हो। लेकिन सब कुछ सही चलने लगा तो कैलिफोर्निया के ऊपर भी वो लोग फ्लाई करने लगे। वैसे ज्यादा ऊंचाई पे फ्यूल कम लगता है लेकिन टेम्परेचर भी फ्रीजिंग हो जाता है। इस जहाज में मॉडिफिकेशन की वजह से इंसुलेशन अब अच्छी नहीं थी तो वह ठंड से बचने के लिए प्लेन के नीचे ही उड़ाना बेहतर समझा। कम ऊंचाई पर नज़ारे तो अच्छे होते ही है पर रात के टाइम पहाड़ जानलेवा भी हो सकता है। दोनों को साथ में रहकर अच्छी दोस्ती बन गई थी। वह साथ में रहकर फ्री टाइम में बुक्स पढ़ते और एक्सरसाइज करते और वक्त गुजारते। दिन भर में 2 बार रिफ्यूलिंग के वजह से वह लोग खाने पीने का भी सामान उसी से खींच लेते। अब आपके दिमाग में यह बात जरूर आया होगा कि वो लोग दोनों टॉयलेट करने कहाँ जाते होंगे। उन्होंने प्लेन में एक होल्डिंग टॉयलेट सीट रखी जिसके नीचे एक वेस्ट बैग लगा होता था और यह बैग कैलिफोर्निया के वीरान मैदानों में गिरा देते थे। अब टिम और कुक को हवा में 36 दिन बीत गए। यह लोग एक छोटे से प्लेन में ढंग से सो नहीं पा रहे थे। प्लेन के इंजन के आवाज में उन लोगों को नींद भी सही से नहीं आ रहा था। एक रात ऐसा हुआ कि टीम कंट्रोल पर बैठे हुए थे और को पायलट की शिफ्ट होते ही कुछ देर बाद उनकी नींद लग गई और लगभग 1 घंटे के बाद आंख खुला तो सामने एक पहाड़ था और प्लेन ऑटो पायलट के दम पे सीधा फ्लाई करता रहा 1 घंटे तक। अगर कुछ टाइम और टीम की आंखें नहीं खुलती तो प्लेन पहाड़ से जाके टकरा जाता। 12 जनवरी को प्लेन में एक प्रॉब्लम आ गई। प्लेन का जनरेटर फेल हो गया, यानी अब रेडियो लाइट और बेली टैंक के फ्यूल के विंग्स में पंप करने का सिस्टम काम नहीं करेगा। ग्राउंड गुरु ने एक छोटा सा विंड टरबाइन ऊपर भेजा पर यह सिर्फ इतनी करंट पैदा कर सकता था कि रेडियो चल सके। बचे हुए दिन में फ्यूल के मैन्युअली हाथ से पंप करना पड़ा। लाइट ना होने की वजह से रात में रिफ्यूलिंग का प्रॉब्लम बढ़ गया था। फिर उन्होंने प्लेन के नीचे और ट्रक के ऊपर लाइट लगा दी ताकि पता चल सके कि पाइप कहाँ लगाना है। अब दिन पे दिन प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे थे। प्लेन का फ्यूल गेज खराब हो गया और डेकोमीटर भी फेल हो गया और इंजन में कार्बन जमना शुरू हो गया था। जैसे ही 23 जनवरी को रिकॉर्ड तोड़ने का दिन आया, हैसिएंडा को पब्लिसिटी मिलना शुरू हो गया जो वह चाह रहे थे। उसने उस प्लेन को फोटो लेने के लिए एक प्लेन से फोटोग्राफर को भर के भेजा जिन्होंने कुछ यादगार तस्वीरें भी खींची जो कि पेपर में बहुत ज्यादा छपे। 30 जनवरी को 3:52 PM पर हैसिएंडा ने 50 दिन का बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन जितनी प्रॉब्लम से टिम और कुक ने यह रिकॉर्ड तोड़ी थी, उन्होंने ये फैसला किया कि फिलहाल लैंड नहीं करेंगे। जब तक प्लेन चल रहा है ऐसे ही चलाते रहेंगे और ऐसे ही उन्होंने फिर 14 दिन तक और हवा में गुजार दिए। आखिर प्लेन अब और उड़ने लायक नहीं बचा था। 7 फरवरी 1959 के पूरे 64 दिन 22 मिनट और 5 सेकंड तक हवा में रहने के बाद फाइनली प्लेन लैंड कर लिया। लैंडिंग के दौरान काफी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। यह मोमेंट देखने लायक था। टीम और कुक की हालत इतनी खराब थी कि वो लोग प्लेन से उतरने के काबिल भी नहीं थे। ऑफिशियल्स ने भी कंफर्म किया कि व्हाइट पेंट थोड़ा सा भी नहीं घिसा था, यानी सच में 64 दिन तक हवा में ही रहा। लेकिन 2015 में यह रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला बंद कर दिया गया। इसमें जान का बहुत ज्यादा खतरा था, यानी यह पहला और लास्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने वाले आदमी में से एक थे।